नमस्कार। आप देख रहे हैं कसूर किसका। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। लेकर आया हूं आपका अपना मनचाहा शो कहानी हर एक घर की। एपिसोड 3 में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके सपने बड़े थे लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ये कहानी काल्पनिक जरूर है लेकिन इसका दर्द हम आप रोज़ाना अपने आसपास या अपने घरों में देखते हैं। सोनम एक अच्छे फैमिली से थी जहां वो अपने मम्मी पापा भाई के साथ रहती थी। पापा सरकारी नौकरी में थे, माँ घर संभालती थी, भाई 10वीं में था, वहीं सोनम स्नातक में थी। घर का माहौल काफ़ी अच्छा था। वहाँ पेरेंट्स का बस सोच साफ था कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे। सोनम पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, स्नातक अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेती है, रिजल्ट लेकर घर में आती है। पापा को जब मालूम चलता है, पापा मिठाई लेकर आते हैं, घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन सोनम बस इस ख्याल में डूबी थी कि अब आगे और क्या। पापा जब सोनम को देखते हैं उदास एक कोने में बैठे, पूछते हैं, बेटा आगे का क्या सोच रहे हैं, क्या करने का प्लान है। माँ वहीं होती है। माँ साफ साफ शब्दों में कहती है, बेटी की उम्र अब हो गई है, पढ़ाई भी लगभग हो चुकी है, शादी की बात कीजिए, अपने हैसियत के हिसाब से लड़का देखिए। बेटी जब बड़ी हो जाए तो ज़्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए। पापा कहते हैं, मालकिन ऐसी बात नहीं है, बेटी की भी सपने हैं, उसकी शादी करके उसको किसी का बोझ क्यों बनने दूँ, क्यों उसके पंख कुतरूँ। मेरे बच्चे में काबिलियत है, अगर वो अपने सपने पूरी कर लेती है तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, फिर अपने से बड़े हैसियत वाले लड़के खुद चलकर रिश्ता लेकर आएंगे। माँ गुस्सा में बोलती है, जो करना है कीजिए, आपने ही दोनों बच्चों का मन बढ़ा रखा है, जो करना है कीजिए, कुछ ऊंच नीच होगा तो आप समझना। फिर पापा सोनम की तरफ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जाने दो बेटा, माँ को तो तुम जानते हो, वो तो बस तुमको ससुराल भेजना चाहती है। मैं हूं ना, माँ का टेंशन मत लो, तुम बोलो तुम्हारा क्या सपना है। सोनम पापा के गले लग जाती है और कहती है, लव यू पापा, यू आर द बेस्ट डैड। मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ लेकिन यहाँ से नहीं, क्योंकि एक तो यहाँ कोचिंग अच्छे नहीं है और घर में रह के फोकस नहीं कर पाऊँगी। कभी नाते रिश्तेदार, कभी कुछ, कभी घर का काम। पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, जिसमें तुम्हें रुचि है और विश्वास है वही करो और अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। उधर माँ चिढ़ते जा रही थी और माँ मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। पापा फिर कुछ सोच के सोनम के टीचर को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, सर सोनम के बारे में थोड़ा राय लेना था, सोनम यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहती है, आप सजेस्ट कीजिए कहाँ भेजूँ जहाँ सोनम को अच्छी गाइडेंस मिले। सर बोलते हैं, सोनम बहुत अच्छी है पढ़ने में और वो बीपीएससी क्रैक कर लेगी, मेरा भरोसा है, आप उसे दिल्ली या इलाहाबाद में जहाँ अच्छा लगे भेजिए, वहाँ मेरी पहचान के कोचिंग सेंटर है। माँ तभी बीच में फिर बोलती है, अनजान शहर में क्यों बेटी को भेजना, वो भी घर से इतना दूर। पापा बोलते हैं, तुम चुप रहो, तुमने नहीं पढ़ा तो क्या सोनम ना पढ़े। इलाहाबाद थोड़ा नज़दीक भी है, वहाँ बुआ का लड़का राजभूषण भी रहता है, हेल्प कर देगा। माँ चुप हो जाती है। सोनम पापा के गले लग जाती है। सोनम को लग जाता है कि उसकी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं, उसके सपनों को जैसे पंख मिल गया। फिर राजभूषण जी को बोल के गर्ल्स हॉस्टल, लाइब्रेरी सब ठीक किया जाता है। अब सोनम जाने की तैयारी कर रही है, साथ में मम्मी पापा भाई सब छोड़ने जाते हैं। गाड़ी से सभी निकलते हैं मुजफ्फरपुर से इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद पहुंचते हैं, फिर पहले राजभूषण के पास जाते हैं, वहाँ एक दिन रुकने के बाद हॉस्टल जाते हैं। हॉस्टल में शिफ्ट करा के पापा निकलने लगते हैं।
हॉस्टल में वार्डन से मिलते हैं, कुछ पहले से जो उस रूम में लड़कियां होती है उनसे भी पापा मिलते हैं। निकलते टाइम पापा के आंखों में बेटी के सपनों के आंसू होते हैं। बस धीरे से बोलते हैं, भरोसा पे बेटा, माँ से लड़के यहाँ शिफ्ट किया, भरोसा ना टूटे, मेरी पगड़ी अब तुम्हारे हाथ में। इतना कह के निकल जाते हैं। हॉस्टल में सोनम का पहला दिन था। थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बस मन में एक ही ख्याल, कैसे रूममेट होंगे। लेकिन सोनम को ये नहीं पता था उसकी किस्मत यहाँ अच्छी थी। उसके सभी रूममेट उम्मीद से कहीं बेहतर, सभी अलग अलग शहरों से अपने सपनों और बुक को एक बैग में समेट कर आए थे। 4 रूममेट थे। शिबू, जिसका काम था पढ़ाई के अलावा खाना पे फोकस करना और पूरे हॉस्टल में लाफ्टर थेरेपी देती थी, या यूँ कहें तो हॉस्टल की कपिल शर्मा थी। कैसे भी माहौल को हंसनुमा बना दे। वही दूसरी रूममेट थी रानी, जो बिल्कुल शांत, पढ़ाई के अलावा हंसना ही एक काम था, चेहरे पे कोई सिकन नहीं। वही 2 रूममेट ऋतु और दीक्षा, जो पढ़ाई के अलावा कोई भी मैटर हो, किसी का भी मैटर हो, काम उनका बस सलमान खान के सेरा जैसा। यूँ कहे तो हॉस्टल प्रोटेक्टर, पूरे हॉस्टल की हिम्मत। सोनम सोच ही रही थी कैसे होंगे सभी। तभी दीक्षा पूछती है, क्या नाम है मैम? थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ और बताओ। ऋतु भी पूछती है, नाम के साथ शहर भी बता देना। तभी शिबू टपाक से आ जाती है, साथ ही ये भी बता दो बैग में खाने का क्या क्या सामान लाए हो। सभी इस पे हंसने लगते हैं। रानी फिर बोलती है, सिर्फ क्वेश्चन ही करोगे या जवाब भी देने दोगे? अब तक सोनम कंफर्ट जोन में आ चुकी थी। बोलती है, मेरा नाम सोनम है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। और हाँ शिबू, ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई हूँ, लेकिन अपने शहर का लीची लाई हूँ। खुद खाओगी या मिल बांट के? अब हॉस्टल नहीं, घर हो गया, जहाँ ऐसा लग रहा था जैसे एक ही माँ बाप के 5 बेटियाँ हैं। शिबू बोलती है, पहले मैं खा लूँ, क्योंकि मेरा यहाँ लीची होता ही नहीं है, बचे तो बाकी खाएंगे। और लीची की लूट हो जाती है। बेचारी सोनम के हिस्से में बस बीज रह जाती है, लेकिन उसका उसे गम नहीं था, क्योंकि एक अनजान शहर में 4 बहनें जो मिल गई थी। मजाक मस्ती पढ़ाई ग्रुप डिस्कशन चलने लगता है। फिर सभी दोस्त मिलते हैं, कोचिंग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। डेली रूटीन सबका फिक्स रहता है। वही कोचिंग में अमन नाम का भी लड़का पढ़ता है, काफ़ी पढ़ने में अच्छा, रईस बाप का बेटा और काफ़ी हैंडसम, अच्छा खासा पावरफुल आदमी का बेटा। सब साथ पढ़ते हैं। धीरे धीरे सोनम से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती है। उसका रीज़न बस ये था कि ग्रुप डिस्कशन जो क्लास में होता था, उससे सोनम को अमन से हेल्प मिलता था। सोनम ज़्यादा टाइम अमन के साथ पढ़ने में देने लगती है। एक दिन तो टीचर तक भी बोल देते हैं। दोनों का बॉन्डिंग तो ज़बरदस्त है। यहीं से सोनम की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। कोचिंग में अफवाहें उड़ने लगती है। दीक्षा ऋतु हॉस्टल आने के बाद सोनम को वार्न करती है, सोनम तू अमन से दूर हो जा, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम की जगह सिंदूरदान हो जाएगा। तभी शिबू बोलती है, अच्छी बात है, सिंदूरदान के बाद पार्टी भी तो होगा। रानी बोलती है, शिबू मजाक में ना ले, कोचिंग का तो छोड़, मुझे अमन पर भरोसा ना है, मेरे गांव का है, मैं जानती हूँ उसे, पढ़ाई में अच्छा लेकिन कुछ भी कर सकता है। सोनम बोलती है, चिल करो यार, अमन ने मुझे प्रपोज नहीं किया है, तुम लोग सर की बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। फिर सभी बोलते हैं, चल देख ले, तेरा मैटर है, बाद में पछताओगी तो ना बोलना। शिबू बोलती है, चल बातें ख़त्म हुई और बात से पेट ना भरा हो तो मैगी बनाते हैं और पेट भरते हैं। फिर सब ऐसे ही चलता है। एग्ज़ाम सर पे थी, तैयारी जोरों पे। अमन तब तक पढ़ाई पे ही फोकस करता है। एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम सोनम निकाल लेती है। उस कोचिंग से सिर्फ सोनम का एग्ज़ाम ही निकलता है, अमन भी नहीं निकाल पाता। हॉस्टल की ये चारों फ्रेंड यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रही थी। हॉस्टल में खुशी का माहौल चल रहा होता है। शिबू फिर बोलती है, सोनम मैगी से स्टार्ट करते हैं।
फिर किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। अमन उधर उदास रहता है और इधर सोनम एक रेस्टोरेंट में जाती है। पापा खुशी में अच्छी पॉकेट मनी भेजते हैं। पार्टी जम के होती है। उधर अमन गम में पहली बार दारू पीने बैठ जाता है। सोचता है और फ्रेंड से बोलता है, देख मैं और सोनम साथ पढ़ने निकले थे, वो निकाल ली एग्ज़ाम, मेरा नहीं निकला। कुछ कमीने दोस्त बोलने लगते हैं, लगता है तुझे सोनम से प्यार हो गया था। याद है सर भी नोटिस किए थे, तुम दोनों की बॉन्डिंग का जिक्र भी किए थे। तो कुछ ज़्यादा ही केयर करता था सोनम का। आज देख सोनम ने स्टेटस लगाया है दोस्तों के साथ पार्टी का, वो पार्टी कर रही है और तुझे फ़ोन तक ना किया। दोस्तों ने अमन के मन में प्यार का बीज भी बो दिया और साथ ही जहर भी सेलिब्रेशन का। अमन पूरे नशे में हो जाता है। नशे की हालत में उसे दोस्त घर छोड़ जाते हैं। माँ बाप देखकर हैरान। कल तक जो बच्चा किताबों में खोया रहता था आज खुद होश में नहीं है। अमन का सोनम के नज़दीक आना कब प्यार में बदल गया उसे भी नहीं समझ आया। शायद समझ ना भी आता, लेकिन ऐसे दोस्त जो दारू पिला सकते हैं वो कोई भी जहर मन में डाल सकते हैं, ये अमन समझ नहीं पाया। इधर सोनम इंटरव्यू का तैयारी करने लगी और उधर अमन रोज़ दारू पार्टी, रोज़ दोस्त प्यार का जहर उसके दिमाग में डालते गए। एक दिन अमन ने सोनम से कहा, सोनम मुझे तुमसे मिलना है, तुम रेस्टोरेंट में आओ, वही मिलते हैं। सोनम उस टाइम हॉस्टल में थी, फ़ोन लाउड स्पीकर पे था। दोस्तों की तरफ देखती है सोनम, तुरंत दीक्षा और ऋतु मना करती है, इशारों इशारों में मत जा, इंटरव्यू का सोच। शिव बोलती है, चलना यार रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना ही खाएंगे ना, कौन सा प्यार करने लगेगा अमन। इस बार पहली बार रानी गुस्सा होती है, तुम लोग जानते नहीं हो अमन को, कोई कहीं नहीं जाएगा। सोनम मना कर देती है। तभी अमन बोलता है, रुक अभी आ रहा हूँ तेरे हॉस्टल पे। सोनम, शिबू, रानी डरने लगते हैं। रानी को गांव से पता चल चुका था अमन पीने लगा था। दीक्षा और ऋतु बोलती है, आने दे, देख लूँगी, डर मत। कुछ देर में अमन आ जाता है कार से पूरे नशे में, बाहर से ही चिल्लाने लगता है। मोहल्ला वाले भी खिड़की से झांकने लगते हैं, कोई आता नहीं क्योंकि लड़की का मामला था। सभी फ्रेंड्स बाहर आते हैं और बोलते हैं एक साथ, क्या हुआ, क्यों ड्रामा कर रहा है। अमन बोलता है, मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं, सोनम से बात करनी है। लेकिन सभी वहाँ रहती है। दीक्षा बोलती है, तू जाता है कि नहीं, नशा करके गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ड्रामा कर रहा है। अमन बोलता है, दीक्षा तू चुप रह, मैं सोनम को प्यार करता हूँ, सोनम से बात करूँगा, उससे बात करने आया हूँ। सोनम शॉक्ड हो जाती है, जैसे उसे कोई करंट लग गया। वो बोलती है, अमन मैं पढ़ने आई थी, इतनी दूर प्यार करने नहीं, मेरे भी सपने हैं। अमन बोलता है, और मेरा सपना सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरे से प्यार नहीं करती तो मेरे क्लोज क्यों आई। सर ने जब बॉन्डिंग के बारे में बोला हम दोनों का, तब रिएक्ट क्यों ना किए, इसका मतलब प्यार था। सोनम बोलती है, अमन सुनो शांति से, मैं क्लोज नहीं आई, तुम्हारे साथ पढ़ने में कंफर्ट फील करती थी, रिवीजन अच्छा हो रहा था इसलिए साथ पढ़ी, साथ समय नहीं बिताया। सो प्लीज़ भगवान के लिए इसे प्यार ना समझो। लेकिन अमन हंगामा करना नहीं छोड़ता। तभी ऋतु बोलती है, तो चुप रहेगा या कुछ चाहता है। अमन बोलता है, तुम लोग जानते नहीं मुझे, रानी से पूछ लें। दीक्षा बोलती है, हाँ हाँ होगा तो अंबानी ख़ानदान से, उससे हमें क्या। तभी शिबू बोलती है, हम भी एलन मस्क के ख़ानदान से हैं, बोलो क्या करेगा। इतने में ऋतु सैंडल निकालती है और अमन को ज़ोरदार सैंडल जड़ देती है। अमन दोस्तों को फ़ोन करने लगता है। इधर हॉस्टल की लड़कियां भी 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला लेती हैं। पुलिस आती है, हॉस्टल ओनर और राजभूषण जी को बुलाया जाता है। अमन और उसके दोस्त भी वहीं रहते हैं। पुलिस साफ शब्दों में वार्निंग देती है, देखो आप लोग यहाँ कैरियर बनाने आए हो, एक केस आपके सपने को कानून के किताबों में रख देगा, बेहतर होगा आप लोग घर जाओ और अपने कैरियर पे फोकस करो।
दोबारा अगर ऐसा हुआ तो मजबूरी में कार्रवाई करनी होगी। सभी चले जाते हैं, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यहीं से सोनम की हंसती हुई ज़िंदगी उजड़ने वाली थी। राजभूषण जी सोनम के पापा को फ़ोन करते हैं, सारी बातें बताते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं। माँ बोलने लगती है, मैंने मना किया था पहले ही, शादी कर दो, भेजो मत, दूसरे शहर में कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। अब हुआ ना वही। पिता सोनम को फ़ोन करके सच्चाई जानना चाहते थे, और इधर राजभूषण जी की वाइफ सारे रिश्तेदार में न्यूज़ की तरह फ़ोन करके खबर पहुंचा देती है। कभी सोनम के पापा के पास, कभी सोनम के माँ के पास रिश्तेदारों का फ़ोन आने लगता है। आसपास तक बातें पहुंच जाती है। अब माँ बाप के पास सोनम को घर बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, ताकि बदनामी से पहले शादी करके अपनी बोझ से हल्का हो ले। सोनम बस एक इंटरव्यू और अधिकारी बनना ही बाकी था, लेकिन माहौल ऐसा बना कि सोनम को मुजफ्फरपुर वापस आना पड़ा। हॉस्टल में सभी की आंखें नम हो गई। अब सोनम वापस जा रही थी, अपने सपनों को वापस समेटे हुए। फिर सोनम की शादी जल्दीबाजी में की जाती है। कुछ दिन रिश्ता अच्छा चलता है। सोनम को लगता है शायद जो सपना अधूरा रह गया था अब पति के हेल्प से पूरा हो जाएगा। पति का भरोसा के साथ फिर से सोनम को पंख लग जाते हैं। इंटरव्यू में अब 5 दिन बाकी थी। तैयारी तेज हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमन यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। पता करके वो अलग अलग नंबर से, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से सोनम के पति को इतना भड़काता है कि जो पति अपने पत्नी के अधूरे सपने को पंख दे रहा था, वही पति सब करने लगता है। बातें बढ़ने लगती है, बातें मायके तक पहुंच जाती है। आपकी बेटी बदचलन थी, इसलिए आपने मुझे बलि का बकरा बनाया। मुझे नहीं रहना आपकी बेटी के साथ। आप लोग ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना सुनने के बाद कौन माँ बाप चाहेगा बेटी को मुश्किल में अकेले छोड़ना। पापा जाते हैं, बेटी को घर बुला कर लाते हैं, रास्ते भर समझाते हैं, बेटा कुछ नहीं होगा, हिम्मत ना हारना, बुरा वक्त सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। सोनम की आंखों में आंसू, मन में बस टूटे सपने और खुद से एक सवाल, आखिर किस गलती की सजा मिल रही मुझे। घर में सभी सोच में डूबे थे, आगे करना क्या है, कैसे सब ठीक होगा। माँ बाप के चेहरे पे सिकन, और कल इंटरव्यू। रात को बिना खाए सोनम अपने कमरे में जाती है। सोनम हार चुकी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कैसे ये सब हुआ। अब कल क्या होगा, इंटरव्यू या कुछ और। सुबह सभी उठते हैं। सोनम का गेट अभी भी बंद था। घर की वो परी जो मंजिल तक पहुंच चुकी थी, कैसे एक गलत कदम उठा लिया। बार बार गेट खटखटाने पे भी जब ना खुला तो तोड़ा गया। भविष्य की वो अधिकारी पंखे से झूल रही थी। हाथ में बस लिखा था सॉरी पापा। जिसे आज आखिरी सीढ़ी चढ़ना था, उसकी आज आखिरी सांसें थम चुकी थी और अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई, कसूर किसका। उधर अमन भी धीरे धीरे पागल हो गया। अगर ये कहानी आपके दिलों को छू गई हो और आपके घर में भी सोनम अमन जैसे सपने देखने वाले होंगे बच्चे, तो कमेंट में ज़रूर बताना आखिर कसूर किसका। आप में से ही कोई सोनम अमन भी हो सकता है। इस कहानी से कुछ सीखना ज़रूर हमारा प्रयास है। फिर आप में से कोई सोनम ना बने, ना कोई अमन बने। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे घर की नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें कसूर किसका। जय हिंद।